नमस्कार। आज की इस विधि व्याख्यान श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं अपने विधि व्यवसायियों के लिए, यानी अधिवक्ता वृंद के लिए और अपने जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इस जजमेंट पर बेस कर रहा है। ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको सर्कुलेट किया है और इसमें एक ऐसे कंफ्यूजन को दूर किया गया है जिसमें से हमारे और भी यानी यूपी के अन्य जनपदों में भी जहां चेक बाउंस केसेस हैं वहां दो तरीके की बातें आ रही थी। एक बात तो ये आ रही थी कि 223 BNSS में चेक बाउंस के केसेस में कॉग्निजेंस के पहले नोटिस भेजी जाए या ना भेजी जाए। कुछ लोग भेज रहे थे, कुछ लोग नहीं भेज रहे थे, तो उसको इस जजमेंट से क्लियर किया गया है। ये क्रिमिनल अपील नंबर 1755 ऑफ 2010, जजमेंट डेटेड 25/9/25 सुप्रीम कोर्ट, सना बिज टार वर्सेस किशोर एस बोरकार एंड अदर। ये 2025 SCC ऑनलाइन कर्नाटका 490 अशोका वर्सेस फैयाज अहमद। इस जजमेंट पर बेस करके इन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 223 यानी 223 BNSS इसके इस धारा के अंतर्गत चेक बाउंस के केस में प्री कॉग्निजेंस की नोटिस नहीं जाएगी। मैं इन शब्दों को पढ़े दे रहा हूं। रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन अशोका वर्सेस फयाज अहमद 2025 SCC ऑनलाइन कर्नाटका 490 हैज टेकन द व्यू दैट सिंस NI Act is a special enactment, there is no need for the magistrate to issue summons to the accused before taking cognizance under section 223 of BNSS of complaints filed under section 138 of NI Act. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। This court is in agreement with the view taken by the High Court of Karnataka. Consequently, this court, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, consequently this court directs that there shall be no requirement to issue summons to the accused in terms of 223 of BNSS at the pre-cognizance stage. तो बिल्कुल क्लियर हो गया ये जजमेंट और इसको सबको फॉलो करना है। इसमें इनका मकसद यही है लॉर्डशिप का कि ये जो अपना ये कंप्लेंट केस है NI एक्ट का, ये उस कंप्लेंट केस से डिफरेंट है जो CRPC या BNSS के अंतर्गत 2D में जो CRPC 2D में कंप्लेंट डिफाइन किया गया था उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सेक्शन 142 में कहा गया है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। उसके बाद कंडीशंस दी गई है कि लिखित कंप्लेंट होनी चाहिए। तो ये जो चेक बाउंस का कंप्लेंट है वो रिटन कंप्लेंट है अंडर सेक्शन 142 ऑफ द NI एक्ट, वो 2D के तहत नहीं है, इसलिए इसमें प्री कॉग्निजेंस की नोटिस नहीं जाएगी। और इस बात पर सभी लोग इसको सुधार लें मेरे इस वक्तव्य से, जहां कहीं भी लोगों को, क्योंकि ये सभी ऑफिसर्स को भी सर्कुलेट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्शंस और भी जारी किए हैं। जरूरत पड़ेगी तो आगे मैं इसको विस्तार पूर्वक आप सबको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जजमेंट आप लोग इसको जरूर पढ़ लें। इसका साइटेशन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्रिमिनल अपील नंबर 1755 2010। ये जजमेंट डेटेड 15/9/25 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन सबके लिए लागू हैं, चाहे वो न्यायालय हो और चाहे वो अधिवक्ता वृंद हो, चाहे जिस जिले के हो, ये पूरे ऑल इंडिया के लिए लागू है। जहां जहां भी ये मेरा वक्तव्य जा रहा हो वो लोग इस बात को समझ लें, नोट कर लें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज में चेक बाउंस के केस में नोटिस भेजना जरूरी नहीं है। तो 223 एक प्रकार से नॉट एप्लीकेबल फॉर द चेक बाउंस केसेस, इसलिए आज मैं इसको स्पेशली लाया हूं और आपको उदाहरण सहित इसको दिखा रहा हूं। इसमें और भी गाइडलाइंस दी गई हैं, वो गाइडलाइंस मुख्यतः न्यायालयों के लिए हैं और उनको उसके लिए मैं अलग से वीडियो तैयार करूंगा डिटेल से, क्योंकि इसको और डिटेल से पढ़ के और मैं उसको समराइज करके एक सिनॉप्सिस टाइप का बता के आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही जरूरी था, बहुत आवश्यक था, क्योंकि मेरे देखने में, मेरे सुनने में बहुत सारे प्रश्न उससे किए गए थे विद्वान अधिवक्ता वृंद द्वारा कि सर 223 की प्री कॉग्निजेंस स्टेज की नोटिस चेक बाउंस केस में जरूरी है कि नहीं। मैंने भी पहले यही एनालिसिस किया था और ये कहा था कि इसमें जरूरी नहीं है,
क्योंकि इसमें एक नोटिस तो पहले ही दी जा चुकी होती है। सेक्शन 94 में जो विधिक नोटिस होती है वो हम पहले ही उसे दे चुके होते हैं। अगर उसे पैसा देना होता तो हमारी उस नोटिस पर ही आकर के यहाँ पैसा जमा कर दे, तो वो तो वैसे ही डिफॉल्टर है। अब हम उसको कॉग्निजेंस के लिए बुला के हम क्या करेंगे? सुविधा तो है, अगर बुला के आता, अपनी बात ऑब्जेक्शन देता तो हो सकता है उसी स्टेज में केस डिसाइड भी हो जाता, लेकिन उसकी वजह से अब अभियुक्त पक्ष के पाले में गेंद चली गई और वो हमारी नोटिस के बुलाने पे आ ही नहीं रहा और न उस केस को आगे बढ़ने दे रहा है। और जब आया तब उसने अपने ऑब्जेक्शन उल जलूल जो भी लगाने थे, जैसा कि वो लगाते हैं मुलजिम लोग, लिंगर करते हैं, वो लगाते हैं। इसके बाद जब उनका ऑब्जेक्शन खारिज हो जाता है तो रिवीजन में ले जाते हैं, वहां भी केस को पेंडिंग करते हैं। अगर रिवीजन से भी हार गए तो फिर रिट के लिए दौड़ते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट के वहां पेंडेंसी बढ़ाते हैं। तो इसलिए वो सब मैंने पहले भी इस पर कहा था कि ये दिस इज डिफरेंट कंप्लेंट ऑफ चेक बाउंस केसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लेंट ऑफ सीआरपीसी। द सेक्शन 2D which is provided there, that is for the complaint which has been happened before the magistrate or before filing in writing before the magistrate for cognizance in section 190. But the check bounce case के जो complaint है, these complaints are being filed according to the compliance of the section 142 of the NI Act and according to the fulfillment of conditions of section 138 ABC, and then after this complaint is coming before the court for the proceedings. So if any officer or any advocate is being tried for the cognizance of the check bounce cases, there need no apply of any kind of notice बिफोर प्री कॉग्निजेंस। मैं बार बार यही कह रहा हूं और इस रूलिंग के पढ़ने के लिए मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, इसको आप पढ़ के ही इस पर आगे बढ़े। अगर हमारे वक्तव्य पर विश्वास न करें तो इसको जरूर पढ़ लें। मैं इसीलिए इसके सारे डिटेल्स लिख के लाया हूं। और ये बेस किसमें किया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बेस किया है, कर्नाटका का एक जजमेंट है 2025 SCC ऑनलाइन कर्नाटका 490 अशोक वर्सेस फैयाज अहमद। इस पर उन्होंने फाइंडिंग दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका ने, उसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एग्री किया कि जो उनकी फाइंडिंग है वही हमारी भी फाइंडिंग है कि 223 इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सीआरपीसी। देयरफॉर मैं फिर एक बार कहूंगा, अगर आपको हमारे इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरा एक बार फुल इसमें लगा दें और इसको पढ़ लें। अगर आपके पास हो तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इसके आधार पर सारी गाइडलाइंस इसमें आपको मिल जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस दी है जिसमें कि अब चेक बाउंस केस बहुत दिन लंबित रहने वाले नहीं हैं। ये सारी गाइडलाइंस ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट्स के लिए भी हैं और ऑनरेबल जो भी हमारे सम्मानित बार मेंबर्स हैं उनके लिए भी है, ऑल द एडवोकेट्स और जो हमारे वित्त व्यवसायी लोग हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जरूरी है पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन में। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान है, वहां पर NI Act के केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक बाउंस के केस में प्री कॉग्निजेंस की नोटिस है कि उसको भेजी जानी चाहिए या नहीं। तो आप इसी जजमेंट के आधार पर कहेंगे कि नहीं भेजी जानी चाहिए, क्योंकि ये इसके कंप्लेंट का डिफरेंट स्टेटस है और जो वो 223 वाले कंप्लेंट हैं उनका स्टेटस डिफरेंट है। ये महत्वपूर्ण बात समाप्त करते हुए एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हुए कि इसको जरूर आप पढ़ लें और इसका अमल कर लें और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ये रूलिंग प्रस्तुत भी कर दें। शायद न्यायालयों में न गई हो, हालांकि इस रूलिंग के सर्कुलेट किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर मॉनिटरिंग हो रही है कि सारी कोर्ट्स इसको फॉलो कर रही है या नहीं। इसलिए किसी कोर्ट्स में अगर आप पेश करेंगे तो कोई कोर्ट्स उसको डिनाई भी नहीं कर सकती। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।